दोस्तों, जिस तरह की हिंसा इस वक्त बंगाल में हो रही है, इस तरह की राजनीतिक हिंसा देश में पहले कभी नहीं हुई। सच ये है कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है और बहुत से इलाकों में बुलडोजर खुलेआम चल रहे हैं जो दफ्तर घर सब गिराते चले जा रहे हैं। अब कल की ही बात देखिए, कल ममता बनर्जी के सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला होता है और सुनियोजित साजिश के तहत होता है, जिसमें बीजेपी के कई पदाधिकारी वर्कर्स के नाम आ रहे हैं। और आज सिर्फ 12 घंटे बाद अभिषेक बनर्जी पर हमले के आज टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी, बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं बंगाल के, उन पर भी आज गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में निशाना साधा और वो मरते मरते बच गए हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि जिस वक्त कल्याण बनर्जी प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर बंदूकधारी पुलिस खड़ी है, उनके हाथ में राइफलें हैं और भारी तादाद में पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद कल्याण बनर्जी पर पथराव होता है और एक गुंडा सीधे उनके सर पर निशाना साधता है। उनके चोट लगती है, वो जमीन पर नीचे गिरने लगते हैं। पुलिस देख रही है और पुलिस के आंखों के सामने से हमलावर मौके से भाग जाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक बनर्जी पर दोस्तों जब कल हमला हुआ था, उसके तमाम वीडियो सार्वजनिक हुए थे। मैंने भी आपको वीडियो दिखाए थे, जैसे आप देखिए पीली शर्ट में जो लड़का है निशाना साध के खड़ा, जैसे पेशेवर कोई हमलावर हो। इस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई और इसकी जगह पर कुछ स्थानीय लोगों को पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह जो असली हमलावर हैं, जिन्होंने अटैक किया अभिषेक बनर्जी पर, उनको पुलिस ने टच नहीं किया, क्योंकि उसमें कई ऐसे लोग थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जिनको पुलिस ने खुलेआम संरक्षण दिया। उधर टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर तमाम तस्वीरें जारी की हैं बीजेपी के उन कार्यकर्ता वर्कर्स की जो मौके पर मौजूद थे, हमला कर रहे थे अभिषेक बनर्जी पर। जैसे इस तस्वीर में जो आपको ये युवा दिख रहा है, ये बीजेपी का वर्कर है, ऐसा टीएमसी का कहना है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी फ़ोटोएं, तस्वीरें अमित शाह के साथ थीं। ये हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो आप और तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो साजिश है ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी। इधर देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने आज कहा कि जो असली हमलावर थे, जिन्होंने अभिषेक पर हमला किया, उनको पुलिस ने टच तक नहीं किया, उनको छुआ नहीं, जबकि कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व दिखती है और ऐसा लगता है कि ये एक प्रायोजित हिंसा, यानी इसके तार ऊपर तक जाते हैं। और जिस शख्स ने पत्थर फेंका, जिसको हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो कंस्पिरेसी है, वो जांच हुई और जो लोकल पुलिस थी वहां देख रही थी और मुझे किसी ने बताया कि वीडियो भी बना रहे थे। अब दोस्तों सच्चाई ये भी है कि इस वक्त बंगाल में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बुलडोज़र चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की जैसे छाप लगती है शुवेंदु अधिकारी की इस नई सरकार में। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो बुलडोज़र हैं वो उन लोगों पे चल रहे हैं जो या तो अल्पसंख्यक हैं या बेचारे दबे कुचले, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही है। और सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि पुलिस, ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी बन गई हो, सरकार की एक ब्रांच बन गई हो, क्योंकि कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं टीएमसी के वर्कर्स की, टीएमसी के पदाधिकारियों की, छोटे नेताओं की, जिन्हें बेइज्जत किया गया। और कई खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नंगा करके कच्छे में घुमाया गया। अब ऐसे वीडियो मैं आपको दोस्तों नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बंगाल के सीनियर पत्रकार जो हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, प्रसून आचार्य, उनसे आप ये सच्चाई सुनिए जो बहुत बुरी लगेगी आपको। कलकत्ता के इर्द गिर्द क्या लोगों को जो टीएमसी से जुड़े हैं उनको नंगा करके कच्चे में घुमाया गया, ये बात सही है या गलत है? मैं एकदम ना बात सही है, वो तो सब जगह है, वीडियो वायरल है। पुलिस जानबूझ करके दिखाने का कोशिश में है, ये देखो ऐसा हम कर सकते हैं, जैसा बुलडोजर चला सकते हैं ऐसा करके घुमा भी सकते हैं। अब दोस्तों बंगाल में जो स्थिति है वाकई विचित्र है, बहुत अजीबोगरीब
आप कह सकते हैं हालात हैं, क्योंकि अमूमन अगर किसी राज्य में अगर कोई स्टेट पुलिस अगर वो जुल्म करती है या राज्य सरकार जुल्म करती है तो फिर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। वहाँ पर सीआरपीएफ भेजी जाती है, बीएसएफ भेजी जाती है, सेंट्रल फोर्सेस जाती हैं, वो सिचुएशन अपने हाथ में लेती हैं, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो एक्शन लेता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस डबल इंजन की सरकार में अगर पुलिस कुछ कर रही है, यानी शुवेंदु अधिकारी की पुलिस वहाँ पर जुल्म ढा रही है या जुल्म करने वालों के साथ खड़ी है, तो क्या अमित शाह की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं जाएंगी वहाँ, हस्तक्षेप करेंगी? और वहां पर चाहे टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट पार्टी के नेता हो या बाकी विपक्ष के पार्टी के नेता हैं, सबका यह कहना है कि जो रिड्रेसल सिस्टम है कि हम इंसाफ मांगे तो किस दरवाजे पे मांगे, यहां तो सारे दरवाजे ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। यह स्थिति है इस वक्त बंगाल में। और एक और विचित्र स्थिति है, ना सिर्फ पुलिस ने पाला बदला है बल्कि पत्रकारों ने, मीडिया ने भी पाला बदल लिया। जैसे ये एक बहुत ही मशहूर अखबार टेलीग्राफ, कलकत्ता का निकलने वाला अंग्रेजी अखबार, जो मोदी जी को लेकर काफ़ी क्रिटिकल खबरें करता था, अब ये भी पूरी तरह से इसने भी आप कह सकते हैं एडिटोरियल लाइन बदल ली है। सच्चाई ये है कि आज भी मैंने कोशिश की, कल भी कोशिश की थी, आज भी कोशिश की थी कई पत्रकारों से बात करने की जो कलकत्ता से हमें हालात बता सकें कि मौके पर वहाँ क्या हो रहा है, क्या वाकई बुलडोज़र चल रहे हैं, क्या वाकई नंगा करके लोगों को घुमाया जा रहा है, क्या वाकई जानलेवा हमले हुए थे, कौन बताएगा। पत्रकारों से बात करी और मैं कहूँगा कि कई पत्रकारों ने साफ मना कर दिया। और आज मैं इस पत्रकार को, जो वरिष्ठ पत्रकार, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि प्रसून आचार्य ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, लाइव आएंगे। सुनिए, आप प्रसून आचार्य को सुनिए, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और आज के दौर में बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं कलकत्ता में जो सही जानकारी दे सकें, अंदर की बात बता सकें। हमारे साथ अभिषेक कुमार भी होंगे, वो भी कई वहाँ पर पुराने अफसरों के टच में हैं और नेताओं के टच में हैं। उनसे भी मैंने कई सवाल किए हैं, ये जो हिंसा हो रही इसके पीछे खेल क्या है। दादा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आप आए, वरना पश्चिम बंगाल में तो हालत ये है कि नेता घर पर बैठा है, साथ में पत्रकार भी घर पे बैठ गए, कोई बात नहीं करना चाहता है, इतना भय का माहौल है। लेकिन जो मेरा सवाल है, भय पर मैं बाद में बात करूंगा। कल जो घटना हुई, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर पथराव हुआ, उनके हेलमेट खींचने की कोशिश हुई, उनको सड़क पे गिराने की कोशिश हुई, फिर हमने देखा कि बहुत ही प्लान्ड वे में ये अटैक था। लेकिन जो आज गिरफ्तारी हुई है, लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो फर्जी आदमी जो है पकड़ लिए गए हैं, टीएमसी का ही पकड़ लिए, असली जो पत्थरबाज थे, असली जो हमलावर थे, उनको नहीं पकड़ा गया। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या असली हमलावर जो थे, जो निशाना साध के पत्थर मार रहे थे, हेलमेट छीन रहे थे, जमीन पे गिरा रहे थे, क्या वो वाकई लापता हैं? अभी तक हम लोग जो चर्चा चल रहा है उसको, वो तो अरेस्ट हुआ नहीं। और जिसको अरेस्ट किया है वो टीएमसी सपोर्टर है, 2-3 आदमी। वो वहां पर कैसे, वो बोल रहा है 98 से तृणमूल कर रहा है, तो हम कैसे अभिषेक बनर्जी को अटैक करेगा? नहीं कर पाएगा। और वो सही से हम वीडियो जो देख रहे थे, कहाँ है? देखिए, असली पीली शर्ट पहने हुआ है, जो ये पत्थर मार रहा है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पीली शर्ट पहन के निशाना साध रहा है एकदम। अगर वो हेलमेट की रिंग ना होती आयरन की, तो फिर तो कुछ भी हो सकता था, तो फिर तो आईसीयू में भी जा सकते थे अभिषेक। वो लोग कहाँ? ये लोग क्यों नहीं पकड़े गए जो असली निशाना साध रहे हैं? देखिए, अगर पुलिस मिली हुई है ना, पुलिस को अगर चाहेगा तभी तो पकड़ेगा। पुलिस का जब ग्रीन सिग्नल आएगा ऊपर से तभी वो पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। और जो महिला, इसका बाद देखा है, जो बाइट दे रहे थे और अभिषेक का ऊपर अंडा जो फेंका है, जैसे पत्थर फेंकना अंडा फेंकना में बहुत फर्क है नहीं, किसी का पत्थर किसी का अंडा। वो महिला और सबसे मुखर था। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहे या गोदी मीडिया कहे, जिसमें जो महिला जो मुखर थी, वो उसको बाद में पकड़ गया। वो अमित शाह का साथ उसका फोटो है, उसको बाकी लोग का साथ भी उसका फोटो है, टीएमसी के कई लीडर का साथ उसका फोटो है, स्वागत कर रहा है उनको। तो है क्या, जो बीजेपी का जो आदमी जो है, वो लोग तो उतना पकड़ नहीं पाया। और जो 2-3 आदमी अरेस्ट हुआ है अभी, वो लाभली मैत्रो जो टीएमसी का वहाँ कैंडिडेट थी, उसका साथ ही इनका संपर्क है, लेकिन पकड़ नहीं पाया पुलिस। अभी पुलिस का जी एक चीज और, हमने जो फुटेज देखी, जब शुरू में अभिषेक बनर्जी मिलने जाते हैं
अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और उनके परिवार से। उस वक़्त पुलिस है, उस वक़्त पुलिस है, बंगाल की पुलिस है, बंदूकधारी पुलिस है, पैरामिलिट्री भी है। लेकिन वहाँ से जब वो स्कूटर से निकलते हैं और उसके बाद स्कूटर रोकने की कोशिश होती है और फिर पथराव होता है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक जगह पर कई महिलाओं को पहले से ही बुला रखा है, बीजेपी समर्थक महिलाएं जो भी हैं, और उनको अंडे बांटे जा रहे हैं। तो क्या ये पूरा आपको प्री प्लान्ड लगता है कि स्कूटर को यहाँ रोकेंगे, फिर उनको वहां से घसीटेंगे, इधर से महिलाएं अंडे मारेंगी, फिर पत्थरबाज उसमें घुस जाएंगे, फिर जमीन पे पटका जाएगा? क्या आपको एक रिपोर्टर के तौर पे, और आप कलकत्ता से सीधे लाइव हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक प्री प्लान्ड एक घटना थी, प्री प्लान्ड हमला था ये? देखिए, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, घुमा फिमा के वही बात सीपीएम का जो सेक्रेटरी है स्टेट का मोहम्मद सेलिम भी कहा है, जे एक प्री प्लान करके आरएसएस और बीजेपी किया है। चूंकि अभिषेक बनर्जी टीएमसी का ग्राफ गिरते जा रहा था और सीपीएम का आगे बढ़ रहा था, तो उसी का कहने से है एक प्री प्लान है। और फोटो बहुत सारे फुटेज आ गया है, जो महिला लोग पहले दोपहर में खाना वाना खाया, अंडा लेके वो लोग हाजिर था, कई आसपास पड़ोसी लोग भी था। ऐसा नहीं है कि अचानक सब लोग कहीं से जुट गया, वो लोग नाराबाजी किया। अगर मान लीजिए अभिषेक का ऊपर बहुत गुस्सा है तो बहुत गुस्सा कुछ लोग होता है, क्योंकि ऐसा नहीं था टीएमसी का जमाना में सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उन लोग क्या करते थे, स्लोगन देते थे, शाउटिंग करते थे, ब्लैक फ्लैग दिखा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटे सबका पास है, और फेसबुक लाइव भी हो रहा था, कई टीवी चैनल भी था वो भी दिखा रहा था लाइव, डिजिटल भी लाइव दिखा रहा था। तो पूरा प्रकरण देख के लगा है जो हंगामा हुआ है थोड़ा प्री प्लान तो है ही है। और जो महिला लोग गुस्सा में बाद में बाइट दे रहे थे, वो लोग तो एकदम बीजेपी का साथ जुड़ा हुआ है। पहले उसका जितना फेसबुक और सोशल मीडिया पोस्टिंग है, कहा कि अमित शाह के साथ फोटो है उनकी, हाँ, वो जो महिलाएं। मैं आ रहा हूँ आप पे आ रहा हूँ। मैं जरा कल्याण बनर्जी के बारे में भी आपसे पूछूंगा, और मैं ये भी आपसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या टीएमसी के कुछ नेताओं को, समर्थकों को इतना अपमानित किया जा रहा है कि पुलिस उनके कपड़े उतार के कच्छे में उनको घुमा रही? मैं ये भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल मुझे ज्यादा विचलित कर रहा है। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, आप पथराव करते हैं, गलत है, लेकिन अगर आप कपड़े उतार के उसको कच्छे में घुमा रहे हैं तो ये एक बहुत ही वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकारों का बहुत गंभीर उल्लंघन है। अभिषेक भाई, ये बताइए, आपकी जो वहाँ बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है, पत्रकार तो जल्दी बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जिनसे भी आपकी वहाँ कलकत्ता में बात हो रही है, हमने देखा है कि कल जिस तरह से अभिषेक को मारा गया और आज जिस तरह से पत्थर पड़ा है, गंभीर रूप से घायल कल्याण बनर्जी हो गए, क्या इस तरह का लोग कलकत्ते से अफसर वगैरह बता रहे हैं दबी जुबान में कि ये सब प्लानिंग है और पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत एक्शन नहीं करना है? तो क्या आपको इसमें कुछ साजिश की गंध दिख रही है? दीपक जी, अगर बहुत छोटे शब्दों में कहें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज अभी बंगाल में दिखाई नहीं दे रही है, और खासकर टीएमसी के उन लोगों के ऊपर जो संसद में बहुत मुखर होते हैं, टारगेटेड तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब आप देखिए कल्याण बनर्जी का नाम जब मैंने सुना, आप ही के ट्वीट से मैंने पहली बार देखा सुबह में आज, उसके बाद मैंने पता किया वहां बंगाल में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कल्याण बनर्जी का नाम लेते ही पहली छवि क्या आती है? संसद में गंभीर से गंभीर बात को बहुत हल्के अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में कह देना। कल्याण बनर्जी को लोग सुनना पसंद करते हैं। अभिषेक बनर्जी संसद में बोलते हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। महुआ मोइत्रा या कीर्ति आजाद को लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन एक एक कर एक सांसद, एक दिन एक सांसद जिस ढंग से निशाना बनाया जा रहा है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान का हिस्सा है जी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की स्थिति है, उस स्थिति में इसे सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक जंगल राज का आगमन कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जंगल राज। अभिषेक, शायद जंगल राज पूछता हूं दीपक जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश को आपने देखा है करीब से। बसपा से सपा को सत्ता ट्रांसफर होते आपने देखी, सपा से भाजपा को ट्रांसफर होते देखी, क्या कभी इस तरह की घटनाएं आपने? मैंने नहीं देखा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की, केरल में पॉलिटिकल वायलेंस होती है, बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस होती है, लेकिन उसमें कार्डर वर्सेस कार्डर होता है।
छोटे मोटे नेता या फिर काडर के लोग, कार्यकर्ता या पदाधिकारी, लेकिन टॉप लीडरशिप, चाहे वो केरल में हो या फिर बंगाल में हो, टॉप लीडरशिप पर इस तरह से हमला, सांसदों पर, लोकसभा में संसदीय पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी, उन पर जो हमले हो रहे, ऐसे हमले मैंने नहीं देखे इतने टारगेटेड। दादा, कल की घटना में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल की घटना में हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी जब वो शुरू में वो सोनारपुर में होते हैं तब वहां पर पुलिस होती है, लेकिन जब हमला होता है तो पुलिस भाग जाती है, गायब हो जाती है। और आज हमने देखा कि कल्याण बनर्जी, इनकी जब आज इन पर हमला हुआ, इन पर अटैक हुआ, तो पुलिस वहां खड़ी हुई है, बंदूकधारी पुलिस खड़ी हुई है और काफी संख्या में पुलिस वाले हैं। उसके बाद ही पुलिस चुप है। तो क्या पुलिस को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन है, शुभेंदु अधिकारी के, या फिर पुलिस ने पाला बदल लिया है? पहले टीएमसी के साथ थे, बीजेपी के साथ पुलिस आ गई है। और जो मेरा नहीं लगता है ऊपर से डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन अभी आया हुआ, क्योंकि देखिए इससे छवि तो बीजेपी का ही खराब हो रहा है ना, ऑल इंडिया लेवल पे, बंगाल में छोड़िए। तो पुलिस पाला बदलने का साथ वो अपना जो पल्ला है वो झाड़ दिया, जो दिखाई देने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो भाई देखो हम अभी बीजेपी का साथ में है। काल भी अभिषेक बनर्जी खुद ने कहा, और हमको जानकारी जो मिला था वो एसपी को भेजा था, हम जा रहे हैं, लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिया था मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई पुलिस उसका था गया ही नहीं। देयर वाज उसका अपना जो एक दो पुलिस प्रोटेक्शन जो एसओपी रहता है ना और एमपी का साथ, वो छोड़ के कोई पुलिस प्रोटेक्शन था ही नहीं। अगर पुलिस प्रोटेक्शन होता था शायद इतना बड़ा घटना नहीं घटता था। आज कल्याण बनर्जी जब जा रहे थे तो पुलिस उसका अगल बगल में था, लेकिन वो कोई एक्शन का मूड में था ही नहीं, क्योंकि पुलिस अपने आप को फिर बीजेपी को ये करने के लिए कोशिश कर रहा है जो हम बीजेपी का पक्ष में काम कर रहे हैं। ठीक, मतलब पुलिस जो है वो बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई, आप ये कह रहे हैं। एक सवाल दादा और पूछना चाह रहा था, मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहां पर टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के पदाधिकारी लोकल लेवल पे या उनके कार्यकर्ता, उनसे पुलिस बहुत ही मतलब अपमानजनक स्थिति से पेश आ रही है। उनके कपड़े उतार के उनको कच्छे में घुमाया जा रहा है। मुझे लगा कि ये पुरानी तस्वीरें हैं, मुझे लगा कि 4-5 साल पहले की या बंगाल की नहीं कहीं और की हैं, लेकिन ऐसा लगता है, जो मैंने 2-3 लोगों से बात की, कि वो बंगाल की ही तस्वीरें हैं, ताज़ी हैं। तो ये कहाँ की घटना है और इस तरह से ट्रीटमेंट क्यों? जो टीएमसी से लोग जुड़े हैं, उनके समर्थक हैं या वोटर हैं या पदाधिकारी हैं, आप उनको नंगा करके घुमाएंगे? दो घटना सामने आया, एक नॉर्थ 24 परगना का, एक हावड़ा जिला, दो ही कलकत्ता का सटा हुआ। और जहां इंसिडेंट हुआ है वो कोई गांव वाले इलाका है नहीं, लोकल लेवल पे उसका ऊपर चार्ज भी है, लेकिन कई आदमी किसी के ऊपर चार्ज है जे जमी हड़पने का मान लिया जाए, काटमानी का मान लिया जाए, इस प्रकार का बदसलूकी करने का किसी का अधिकार है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता तो कसाब को नंगा घुमा करके, लेकिन नहीं ठीक है, चलिए, जब कसाब को नंगा नहीं घुमाया गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या ये बात सही है कि 24 परगना, उसको कलकत्ता ही मान लीजिए, हावड़ा भी कलकत्ता ही मान लीजिए, कलकत्ता के इर्द गिर्द क्या लोगों को जो टीएमसी से जुड़े हैं उनको नंगा करके कच्चे में घुमाया गया? ये बात सही है या गलत है? मैं एकदम ना बात सही है, वो तो सब जगह है, वीडियो वायरल है। पुलिस जानबूझ करके दिखाने का कोशिश में है, ये देखो ऐसा हम कर सकते हैं, जैसा बुलडोजर चला सकते हैं ऐसा करके घुमा भी सकते हैं। और हैरान क्या बात है दीपक जी, मैं यहाँ सिविल एक्स लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, जो इमरजेंसी का टाइम से हम उसका मेंबर भी है 40 साल का ऊपर। हमको कई लोग फोन किया जी आप लोग क्यों नहीं बोल रहे। एक्चुअली इतना डर का माहौल पैदा हो गया। अभी एक कोर्ट केस हुआ है, सीपीएम का एक लॉयर केस भी किया है इसका खिलाफ, लेकिन उसको भी लोग गाली दे रहे हैं। एक भयानक जो सोशल फैब्रिकेशन जो है इस प्रकार से टूट गया है, अगर कोई इसका ऊपर बात करेगा तो उसको गाली सुनने पड़ रहा है। इतना हेट्रेड समाज में अचानक पैदा हो चुका है बंगाल में आप सोच नहीं सकते हो। एक चीज और, एक खबर और भी आ रही है कि बिना किसी वजह के बुलडोजर चल रहे हैं। मतलब योगी का बुलडोजर जो है वो कलकत्ता की सड़कों पे चल रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन पे चल रहा है, कहीं मुस्लिम बस्तियों की तरफ से निकल रहा है। कि ये बात सही है कि बुलडोजर चल रहे हैं?
देखिए, चुनाव का पहले से बीजेपी बोला था कि बुलडोजर चलेगा, और इसका जोगी भी आया, और यहाँ का कई मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर भी कहा कि अगर हम लोग आएगा हर म्यूनिसिपल एरिया, हर मोहल्ला में हम एक एक करके बुलडोजर रखेगा। और बुलडोजर लगे जुलूस भी निकले थे चुनाव का टाइम में, चाहे बांकुड़ा हो चाहे बालूरघाट हो, हर जाएगा। लेकिन कोई सोचा नहीं इतना जल्दी बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। जब चुनाव का नतीजा आया, सरकार भी नहीं बना, 9 तारीख का पहले से बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? ज्यादा मुस्लिम मोहल्ला का ऊपर। मान लिया जाए किसी का हाउस जो है, उसका कुछ प्रॉपर्टी का कोई हिस्से इलीगल है, तो उसको नोटिस देना चाहिए। नोटिस के बाद एक ड्यूरेशन होता है, हियरिंग होता है, लेकिन उसका पहले ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया। और जो हॉकर लोग है और रेलवे स्टेशन के ऊपर, कोई ऐसा कोई बिना स्टैंप एक पेपर में एक प्रिंट आउट करके साट दे रहा है, जो अगर 24 आवर्स में आपको हटाइए, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। और जब निगोशिएशन चल रहा है हॉकर यूनियन लीडर के साथ, वो लोग को बोला है, कल रात दमदम स्टेशन, दमदम जंक्शन में हुआ था, कलकत्ता का मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है, जो ठीक है हम लोग टाइम दे रहा है। और हॉकर लोग घर चला गया रात 11:30 बजे, और 12 बजे बुलडोजर आया बाई ट्रेन, और फिर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। मतलब योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर का भय था वो अब बंगाल में पूरी तरह से छा गया है। और दादा बता रहे हैं कि खासकर मुस्लिम बस्तियों के इर्द गिर्द ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं सड़कों पर डराने के लिए। भाई अभिषेक जी, 2 बातें सामने आ रही हैं, मैं उस पर छोटा सा कमेंट चाहूँगा, फिर मैं दादा के पास फिर आ रहा हूँ। पहली चीज़ कि टीएमसी से जुड़े जो लोग हैं उनको नंगा करके, कपड़े उतार के कच्छे के अंदर उनको घुमा रहे हैं। दादा ने कहा है कि 2 घटनाएं तो दादा ने बताई हैं, कि वीडियो भी दादा ने देखा है। अब हम तो वीडियो दिखा नहीं सकते अपने दोस्तों को। एक तो ये घटना, और दूसरी कि बुलडोजर चल रहा है हर जगह। तो ये बुलडोजर और कच्छे में घुमाना टीएमसी के समर्थकों को या वोटरों को, इसका क्या मतलब है अभिषेक जी? कि कौन सा ये राज है? ये दीपक जी, इसका एक ही मतलब है कि बंगाल में भय का साम्राज्य कायम करना। भय के सहारे बंगाल के वोटर्स को इतना इंटिमिडेट कर देना, इतना भयाक्रांत कर देना कि आगे वहां के लोग अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को, अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को, जो भी चुनाव हो, वो भय के साए में, डर के साए में उसको तय करते हुए नजर आए। अब आप बताइए, कुछ दिन पहले की बात है दीपक जी, मैं देख रहा था, भारत सरकार की, मोदी जी की सरकार की रिपोर्ट है कि न्यूट्रिशन की इतनी कमी यहाँ के बच्चों में है, महिलाओं में है, प्रोटीन की कमी है। इस संसद के पटल पर रिपोर्ट रखी जा रही है। और जो प्रोटीन सोर्स है, दिल्ली में सिंथेटिक अंडे लोग खा रहे हैं, वहां ओरिजिनल अंडे से लोगों के सर पे फोड़ा जा रहा है, शरीर पे फोड़ा जा रहा है। संसाधनों की बर्बादी अलग है, गरीब आदमी, रेहड़ी पटरी वाला, उसके बुलडोजर से उसको अलग तंग किया जा रहा है। सांसद और विधायकों की कोई वैल्यू नहीं है। ये स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर जो बन रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये मणिपुर जैसी स्थिति न बन जाए आने वाले समय में। अब कोई नहीं चाहेगा कि वैसी स्थिति बने, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए शुभ नहीं है। और पश्चिम बंगाल को डराने की कोशिशों में तो करजन कामयाब नहीं हुआ, ठीक फिर ये कैसे कामयाब हो जाएंगे? चलिए, आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं डरा पाई बंगाल में लोगों को, तो ये कहाँ डरा पाएंगे? दादा, छोटे छोटे 2 सवाल हैं मेरे। मुझे लगा कि आज आपको बहुत मैंने परेशान कर दिया है। नंबर 1, क्या जो पत्रकार हैं वो डरे हुए हैं? कल मैंने कई पत्रकारों को मिला, कोई आने को तैयार नहीं था, और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं, आप डंके की चोट पे कलकत्ता से लाइव हैं। क्या पत्रकार डरा हुआ है, उसको डर लग रहा है, या जो ममता बनर्जी के साथ थे वो अब बीजेपी की तरफ पाला बदल लिया? जैसे पुलिस ने पाला बदल लिया, क्या पत्रकारों ने भी पाला बदल लिया है? गोदी मीडिया अब कलकत्ते में भी आ गई पूरी तरह से, ऐसा कुछ है, इसलिए पत्रकार बोल नहीं रहे? एक तो डरा हुआ है, ये तो बात सही है, लेकिन ज्यादा पत्रकार वो पाला बदल लिया। जो लोग ममता बनर्जी के साथ थे, चाहे मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, टीवी चैनल हो, चाहे पत्रकार हो, आप भी जानते हो ऐसा कई पत्रकार को, वो पत्रकार अभी बीजेपी को खुश करने के लिए एकदम नतमस्तक हो गया है। और जाहिर तौर पे अगर वो कुछ प्रखर मुखर होता है तो हटा देंगे उसको। चलिए ठीक है, आपने कहा कि पत्रकार पाला बदल रहे हैं, या जो बेचारे तटस्थ थे, न्यूट्रल थे, सेकुलर सोच के थे, वो चुपचाप घर में बैठे हैं कि कहीं उन पर भी कोई अंडा या पत्थर ना मार दे। एक और सवाल आखिर में, जो मुस्लिम्स हैं, और काफ़ी संख्या में मुस्लिम्स, हमारे उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो पश्चिम बंगाल में,
क्या मुसलमान भी डरा हुआ है? और मैं मिडिल क्लास मुस्लिम जो शहर में रहता है उसकी बात कर रहा हूँ, कस्बे का तो मैं हाल पूछ ही नहीं रहा, वहां तो पता नहीं क्या हाल होगा। क्या मुस्लिम समाज में भी एक डर है? आपको ऐसा लग रहा है? ना हमारा साथ कई मुस्लिम लोगों का साथ बात हुआ है, वो मुस्लिम लोग डरा हुआ है। इसका बड़ा कारण है मुस्लिम लोग यहाँ, देखिए 30% मुसलमान है, और जो ईद उल जुहा जो कहते हैं उसका बकरीद बकरीद। जिसको कहते हैं, उसको कुर्बानी देता है। लेकिन इस बार पहले बार शायद बंगाल में प्री इंडिपेंडेंस से लेके 200 साल अगर मान के चलिए, एक कुर्बानी ज्यादा तो गाय कुर्बानी होता है, गाय कुर्बानी पूरा बैंड हो चुका है। पहले बार 200 साल या अंग्रेज जमाना से कोई गाय कुर्बानी ऐसा हुआ ही नहीं। इतना डर का माहौल था, चूंकि गाय कुर्बानी के ऊपर नोटिस जारी किया एक और हो सकता है बहुत 1950 लोग के। जो बकरे की कुर्बानी देना चाह रहे हैं उन्होंने भी ना दी हो, कि छोड़ो भाई हाँ, दूर नहीं हटो। नहीं दिया है। इस बार ईद का जो मतलब बिकवाली आप कह होता रहे हैं है। त्योहार थोड़ा सा उस पर असर आया है बकरीद पे? हाँ, हम वही बोलने जा रहा है। पूरा हम एक खबर ले रहा था, 2000 करोड़ रुपया का जो इस ईद उल अजहा में जो मार्केट होता है, करीबन 2000 करोड़ रुपया का मार्केट इस बार हुआ ही नहीं। उसमें गाय का ओह। मार्केट होता है 700-800 करोड़ रुपया, और बिकवाली का मार्केट कपड़ा बकरा वगैरह वकरा जाना बाकी का आना, जी। ई 1200-1400-1500 करोड़ का मार्केट सिर्फ कलकत्ता और कलकत्ता का फ्रिंज एरिया ग्रेटर कलकत्ता में ही होता है। गांव का बात ओके। छोड़िए, वो पूरा की पूरा ठप हो चुका था। कोई किसी का कोई आनंद का माहौल, जैसा एक दूसरे का घर जाते हैं, कोई रिश्तेदार का घर जाते हैं, नहीं दिखाई दिया। एक पूरा की पूरा डर का माहौल है। और मैं जा चुके थे कुछ दिन पहले कलकत्ता से थोड़ा बाहर, एक अम्बेडकर का किताब उद्घाटन में, वहाँ मुस्लिम एक हाई स्कूल है, और वो कोई मदरसा नहीं है, वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं। वहां जी। जाके कई मुस्लिम टीचर के साथ मिले, वो लोग बोला देखिए हम लोग अगर कुछ प्रोटेस्ट करेगा तो अरेस्ट हो सकता, मुकदमा हो सकता। हिंदू लोग अगर आगे बढ़ के प्रोटेस्ट करेगा, हम लोग उसका आप लोग का पीछे है। लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करने से भी डर रहा हूँ। जी, प्रोटेस्ट करने से भी डर रहे हैं। अभिषेक, एक टोटल मैं आपसे एक फाइनल व्यू जानना चाह रहा हूँ कि अब तो डबल इंजन की सरकार है। पहले तो ममता बनर्जी पे थोड़ा चेक रहता था कि अगर ममता बनर्जी की पुलिस कुछ गलती करती थी तो सीआरपीएफ पहुंच जाती थी, बीएसएफ पहुंच जाती थी, या फिर सेंट्रल एजेंसियां आ जाती थी, हाई कोर्ट हस्तक्षेप करता था, सुप्रीम कोर्ट करता था। अब तो सब मोदी जी का ही सब सारा सिस्टम है। शुवेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर है, मोदी जी के चेले हैं, अमित शाह के चेले हैं, तो सारा सिस्टम तो मोदी जी के हाथ में। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, जैसे अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी के खिलाफ हुई, तो क्या आपको लग रहा है कि जो रिड्रेसल सिस्टम है, सुनवाई का जो सिस्टम होता है, कि कोई ना कोई सुनता है, अगर थाना नहीं सुनता तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं तो केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, क्या सुनवाई के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिख रहे हैं आपको? डबल इंजन का यही मतलब है? देखिए, डबल इंजन का मतलब क्या होता है दीपक जी, इसको अगर एक लाइन में समझना हो तो 2002 के गुजरात से समझिए, जहां मुख्यमंत्री सीना तान करके घूम रहे थे, हजारों लोगों की जाने जा रही थी और मुख्यमंत्री घूम रहे थे, और प्रधानमंत्री एक लाइन में राजधर्म की नसीहत देकर अपने दायित्व की तीसरी समझ ले रहे थे। वही स्थिति कमोबेश पश्चिम बंगाल में बनती जा रही है कि अब डर किस बात का? अब दिल्ली से डरने की जरूरत नहीं, अब तो दिल्ली का सह होने की बात है कि दिल्ली के लोगों के जी। इशारे पर तो नहीं हो रहा है सब। अब दिल्ली का दबाव, या जो अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग गठबंधनों की सरकारें केंद्र और राज्य में होती है, तो जिस ढंग से चेक एंड बैलेंस होता है वो तो अब खत्म हो चुका। अब तो खुला जी। खेल फरेखाबादी है कि जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो स्थिति बनी हुई है। जी, बड़ी बात। दोनों पैनलिस्ट थे, और दादा को मैं फिर से सैल्यूट करूंगा कि आप इस माहौल में जहां पत्रकार बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की ही बात हो रही है इस वक्त, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जिस दिन बंगाल को जीता था, उसी शाम उन्होंने बीजेपी के मुख्यालय में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमें बदले की राजनीति को खत्म करना है, बदलाव की राजनीति शुरू करनी, परिवर्तन लाना है, और बदले की भावना हमें भूलनी है। चाहे बीजेपी का काडर हो, टीएमसी का हो, लेफ्ट पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें पत्थरबाजी नहीं करनी। तो या तो नरेंद्र मोदी की शुवेंदु अधिकारी सुन नहीं रहे मुख्यमंत्री, और या फिर
मोदी जी और अमित शाह का कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है जो कुछ है, लेकिन जो भी हिंसा हो रही गलत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून दा, आप आए इस प्रोग्राम में। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।